अगर कोई पति बेरोजगार है तो कोर्ट या लॉ क्या कहता है कि उसको मेंटेनेंस पत्नी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर मेंटेनेंस पति के ऊपर बन जाती है ओके, तो वो चाहे बैक करे, बोरो करे, स्टील करे, वो उसको देनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसको जेल जाना पड़ेगा। कोर्ट बच्चे से भी पूछती है कि वो किसके साथ रहना चाहता है? अक्सर पूछती है, बट वो बच्चा अगर कोई बीवी पति का घर छोड़ के चली जाती है तो पति के पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, विकल्प हैं, वो क्या क्या कर सकता है? एक्स पार्टी में तो कोर्ट पति के हक में डिसीजन देगी। फिर मान लो 100 लड़कियां थाने गई और उसमें से 5 सही हैं, 95 सही नहीं है केसेस, तो 95 की वजह से जो 5 केस है वो भी दबे रहेंगे, पुलिस उनको भी उसी नजर से देखेगी। अगर दोनों की आपस में नहीं बनी पति पत्नी की, तो जो भी सामान उन्होंने आउट ऑफ देयर ओन विल भी दिया है तो वो उसको दहेज का रूप कर दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं। मुकदमा करने के लिए। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप लोग मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। मैं बहुत से क्लाइंट से मिलता हूं, कंसल्टेशन करता हूं और पिछले 25-26 साल से प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन का काम कर रहा हूं। तो मेरे को बहुत से क्लाइंट मिलते हैं जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं और उन सवालों में बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो कानून से, लॉ से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव के फील्ड में, तो काफ़ी जानकारी मेरे को भी लॉ की है क्योंकि मैं बहुत लॉयर्स के साथ मिलता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, कोर्ट जाता हूँ। जितनी जानकारी मेरे को होती है तो उस हिसाब से मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे एक लॉयर की ज़रूरत होती है जब कोर्ट में केस जाता है और मैं उनको रेकमेंड करता हूं कि आप एक प्रोफेशनल लॉयर के पास जाइए, एक एक्सपर्ट लॉयर के पास जाइए जो उस विषय का पूरा जानकार हो और आपको सही जानकारी दे सके। तो हमने जो ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया है द इन्वेस्टिगेशन रूम, इसका भी हमारा पर्पस यही है कि हम लोगों को वो जानकारी दे पाएं जो आम लोग नहीं जानते हैं। जो मेरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग तरीके से मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो उस तरीके से हम, चाहे वो साइबर लॉ से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली लॉ से रिलेटेड हो और चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड हो, तो उस तरीके के जो सवाल हैं वो हम अलग अलग एपिसोड में लेके आएंगे। और आज मेरे सवालों के जवाब देने के लिए जुड़े हैं मेरे साथ सीनियर लॉयर जो कि 25 साल से दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट सभी कोर्ट्स में अपनी प्रेजेंस दर्ज की है और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली 1999 में। और ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक है कि मैंने भी 1999 में ही अपनी कंपनी स्टार्ट की थी डिटेक्टिव गुरु के नाम से। तो आज मैं मिलाता हूं आपको सीनियर लॉयर मिस्टर आनंद दबास से। तो दबास साहब कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आज हम का सब्जेक्ट जो है हमारा है वो है फैमिली लॉ से रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और कई बार हमने देखा है कि बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छी पोस्ट पे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन लॉ की जानकारी उनको बहुत कम होती है क्योंकि लॉ से वास्ता नहीं पड़ता। उन्होंने कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा, कभी कोर्ट नहीं देखी, कभी किसी लॉयर से नहीं मिले क्योंकि ऐसी जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो इसलिए उनको लॉ की जानकारी बड़ी कम होती है। और अगर हम अपनी शिक्षा पद्धति को भी देखो तो उसमें भी लॉ का ज़्यादा जिक्र होता नहीं जब तक कि कोई लॉ की प्रैक्टिस नहीं करता या लॉ की पढ़ाई नहीं करता। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं एक एक करके पूछूंगा, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस को अच्छी जानकारी मिलेगी। और आपके लिए भी ये कि ये एपिसोड आप पूरा देखना और इसमें मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ऑर्डिनरी नहीं है, जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं और जो ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में तो होते हैं लेकिन आप कई बार हिम्मत नहीं कर पाते किसी से पूछने की, लेकिन आपको लॉ से डर लगता है, कानून से डर लगता है, पुलिस से डर लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं दबास साहब से पूछने वाला हूँ। तो दबास साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कई केसेस में ऐसे होता है कि पति बेरोजगार है और उसका अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और वो बाई चांस कोई काम नहीं कर पा रहा है और पत्नी जो है उससे मेंटेनेंस मांगती है
जो पुराना कानून था उसमें 125 की जो धारा होती है उसमें मेंटेनेंस मांगती है। तो इसमें लॉ क्या कहता है, अगर कोई पति बेरोजगार है तो कोर्ट या लॉ क्या कहता है कि उसको मेंटेनेंस पत्नी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? राहुल भाई, एक तो आपका थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया। तो मैं बहुत अपनी तजुर्बे से और जो मैंने तालीम हासिल की उससे जितना भी मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊंगा कोशिश करूंगा। तो पहली बात तो ये कि अगर कोई आदमी बेरोजगार है और उसकी पत्नी मेंटेनेंस मांगती है तो उसका मेंटेनेंस का उसके रोजगार से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस मांगती है 125 में, जो सीआरपीसी पहले होता था, जो जी, जी। अब नया बीएनएसएस हो गया, बीएनएस हो गया, भारतीय न्यायिक संविधान संहिता, हम्म, उसके अंदर वो सेक्शन कुछ और है। वो सब बहुत नए हैं तो बहुत सारे याद नहीं हो हाँ, रहे, याद नहीं अभी रखने धीरे धीरे हैं। याद होंगे, बिल्कुल। क्योंकि 23 साल किया, जो सब याद हुआ वो एकदम बदल गया तो वक्त लगेगा याद होने में। बट अगर कोई स्त्री मेंटेनेंस मांगती है 125 पुराने सीआरपीसी में ही बात करें तो आदमी को वो जो भी कोर्ट मेंटेनेंस बांध देती है, 5,000 रुपए, 15, 25, 30, 50, जितना भी बांध देती है, औरत की जो उसकी जिस हालात में वो रही है उस वक्त, जिस एक स्टेटस, सोशल स्टेटस उसने मेंटेन किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत उसकी इंटरिम मेंटेनेंस का अवार्ड करती है। और वो उसको, उसका पति जो है, अब तो डोमेस्टिक वायलेंस में इवन लिव इन पार्टनर को भी देना पड़ता है, तो वो उसको देना ही पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगार है या वो रोजगार में है या वो कहीं से अपनी प्रॉपर्टी बेच के लाए, तो वो उससे मना नहीं कर सकता देने से, ऐसा कानूनन उसको वो देना ही पड़ेगा। तो इसको क्या हम इस तरीके से समझें कि एक पति किसी भी वजह से बेरोजगार है, जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मैं हस्बैंड की तरफ से भी इन्वेस्टिगेट करता हूं और कई बार मैं वाइफ के पक्ष की तरफ से भी करता हूं। यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं कि इनकी इनकम साबित करनी है हस्बैंड की, तो इनकम साबित करने के लिए उनको प्रूफ चाहिए, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि मैं तो बेरोजगार हूं, मैं तो कुछ काम नहीं करता, मैं तो अपने माँ बाप के खर्चे पे जी रहा हूं और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो उसमें कई बार कोर्ट जो है वो फैसला नहीं दे पाती है जल्दी जल्दी, तो उसमें आपका क्या कहना है? तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में एक ऐसा हवाला आया था कि ऐसा बोला गया है कि बैक बोरो स्टील मेंटेनेंस के हवाले से, अगर मेंटेनेंस पति के ऊपर बन जाती है तो वो चाहे बैक करे, बोरो करे, स्टील करे, वो उसको देनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसको जेल जाना पड़ेगा। ऑलराइट। तो मेंटेनेंस से भागने का कोई रास्ता कानून के अंदर नहीं है। वो उसको देनी ही पड़ेगी। मतलब ये एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखा जाए तो ये बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि एक पति बेरोजगार है और हो सकता है उसकी पत्नी उसको छोड़ के गई हो या उसका कसूर हो उस शादीशुदा रिश्ते को तोड़ने में, सेपरेशन करने में, फिर भी पति को पैसा देना पड़ रहा है। तो इसमें बात ऐसे है कि कसूर किसका है ये तो पूरा मुकदमा का ट्रायल होने के बाद पता लगेगा। ये जो 125 में है ये इंटरिम मेंटेनेंस की बात होती है, तो इसमें दौरान मुकदमा जब तक पत्नी कैसे मुकदमा लड़ेगी, कोर्ट आएगी, उसका रहने सहने का, खाने पीने का किराया है, साथ में बच्चों की एजुकेशन अगर बच्चे हैं तो ये जब तक पूरा एक मेंटेनेंस, फिक्स मेंटेनेंस की अमाउंट अवार्ड ना हो जाए तब तक इंटरिम मेंटेनेंस कोर्ट देती है और वो उसको देनी पड़ेगी। तो कानून ये है। चलिए इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता हूं आपसे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर पति वास्तव में बेरोजगार है, उसके पास पैसे नहीं, हालांकि आपने बताया कि चाहे वो चोरी करे, चाहे डाका डाले, चाहे बरो करे, मैंने नहीं बताया ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, कानून में लिखा हुआ, कानून में नहीं लिखा, ऐसा एक जजमेंट में कह दिया गया, में कहा गया। ठीक है जी। तो क्योंकि आप कानून के जानकार हो और कानून का पक्ष रखते हो तो इसलिए मैंने बोला कि आपने बोला ऐसा। तो कोई तरीका है इससे बचने का कि एक हस्बैंड अपने आप को कैसे बचा सकता है? अपनी पत्नी से अपने रिश्ते सुधार के उसके साथ रहने लग जाए।
ओके, एक तो ये तरीका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीका है हाँ। ये तो बढ़िया तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि वो थोड़ा सा उससे वक्त मांग ले। ओके, और तीसरा तरीका ये है कि वो कहीं से भी इंतजाम करके और उसको दे, ओके, क्योंकि उस पे फर्ज भी है अपनी पत्नी को मतलब उसको मेंटेन करने का, और ये देने का हमारा कस्टम भी यही कहता है, और मतलब हमारा इतिहास भी यही कहता है। इसमें एक मेरे को चीज और याद आती है कि कुछ मैं जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है कई बार किसी केस में इस तरीके की बहस में। आजकल तो कोर्ट्स के काफी सारे जजमेंट जो हैं या बहस है वो मतलब यूट्यूब पे हम देख पाते हैं किसी किसी कोर्ट की। तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि अगर लड़की जो है पत्नी है वो प्रोफेशनल क्वालिफाइड है या मतलब उसका खुद का अच्छा परिवार है या खुद वो कमा सकती है या उसका खुद का कुछ रोजगार है, ऐसे मतलब या कोई जॉब करती है, तो फिर वो अगर पति साबित कर दे कि ये तो खुद काम कर रही है या खुद अर्निंग कर रही है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है, तो इससे भी तो बचा जा सकता है। इस सवाल में दो सवाल आपके हैं। जी एक तो ये कि वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है, जी जी, एक ये कि वो काबिल तो है बट काम नहीं कर रही। यस यस यस, ठीक बात है, दो तो सवाल है। इस सवाल में आपके दो सवाल हैं। हम्म, तो पहला सवाल ये कि अगर वो काबिल है बट काम नहीं कर रही या नहीं कर पा रही, तो इसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं अलग अलग हाई कोर्ट्स की, जो अलग अलग तरीके से जिन्होंने एग्जामिन किया इस पहलू को। कुछ हाई कोर्ट्स ने ऐसा कहा है कि अगर वो काबिल है और काम नहीं कर रही अपनी स्वेच्छा से, हाँ, तो फिर उसको मेंटेनेंस का हक नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट्स ने बोला है। यस, कुछ कोर्ट्स ने ये भी बोला है कि क्योंकि काबिल है इसीलिए वो काम करे, ये भी सही नहीं है, तो मेंटेनेंस का हक रखती है। तो इसमें दोनों ही बातें हैं। अब ये बहुत सर्कमस्टेंस के ऊपर है कि वो काबिल है और क्यों काम नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो जज साहब के ऊपर है कि वो क्या मतलब डिसीजन देते हैं। वो काबिल समझते हैं कि काबिल है इसलिए काम नहीं करना चाहती तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, या काबिल है काम नहीं करना चाहती तो ये उसका अपना राइट है कि वो काम नहीं करना चाहती, तो पति ने क्योंकि उससे शादी की है तो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। ये जज साहब के ऊपर कुछ हद तक तो है, बट जज साहब भी नहीं, सर्कमस्टेंसेस के तहत ही फैसला कर सकते अगर हैं। हम ये कहते हैं कि 5 केस अलग अलग कोर्ट्स में आए, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो वहां पे अलग अलग जजमेंट एक ही जैसे केसेस में आई, अलग अलग जजमेंट आई। किसी में उन्होंने माना कि भाई लड़की वेल क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल क्वालिफाइड है, तो इसका हक नहीं बनता, ये काम करके खुद पैसा कमा सकती है। और मैंने ये कहा आपको, ये अलग अलग स्टेट्स की हाई कोर्ट्स की अलग अलग कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग या कुछ इस तरह से कुछ जजमेंट्स हैं, जो कहीं अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था किसी, मैं भूल गया कौन से हाई कोर्ट की थी ये बात। उन्होंने कहा कि अगर है काबिल है तो उसको काम करना पड़ेगा, नहीं कर रही तो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। एक पहले मैंने कभी पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि काबिल है या नहीं है बट मेंटेनेंस की अधिकार है उसको। तो ये बहुत सर्कमस्टेंशियल है कि तो कोर्ट क्या हम ये किस नजरिए से उसको देख रही है। तो क्या हम ये समझे कि जो पति पक्ष का एडवोकेट है, जो उनका पक्ष रखने के लिए लॉयर उन्होंने हायर किया है, तो वो भी उसकी भी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट को किस दिशा में लेके जाता है, मतलब इन दोनों दिशाओं में कौन सी तरफ लेके जाएगा, क्योंकि दोनों जजमेंट हमारे सामने है। हमारे सामने वो हाई कोर्ट की जजमेंट भी है, यहाँ पे किसी जज ने ये बोला कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वालिफाइड है और ये अपना भरण पोषण कर सकती है, अपना कमा सकती है। और किसी कोर्ट ने बोला कि नहीं, चाहे ये काम भी करती है, मैंने ऐसा भी पढ़ा कि काम भी करती है तब भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा, जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था गेनफुल एम्प्लॉयमेंट तो काम भी करती है और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। वो ऐसे है कि वो काम तो करती है बट उस काम से उतनी आमदनी नहीं है जो उसके उस सोशल स्टेटस या उस लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सके जिस लाइफस्टाइल को वो सपोर्ट करती थी जब अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो अगर उसका हस्बैंड उससे ज्यादा उस आमदनी को कमाता है और वो कम आमदनी कमाती है और उनके सोशल स्टेटस में वेरिएशन है, तो उसको उतने डिफरेंस का मेंटेनेंस कोर्ट अवार्ड कर सकती है। ओके, तो जैसे मैंने उनका जो लीगल पक्ष है, उनका लीगल एक्सपर्ट जो उन्होंने हायर किया अपने लिए, तो उस पर भी डिपेंड करता है, उस पर ही डिपेंड करता है क्योंकि वो किस तरीके से पक्ष रखते हैं अपना। बिल्कुल, कौन से सबूत वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं।
आमदनी के, दोनों अपने अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे, कि कई बार हमने देखा है कि वो औरत काम तो करती है बट वो छिपाना चाहती है या छिपा लेती है अपनी हाँ, आमदनी बिल्कुल, को। बिल्कुल। मैंने तो इस हद तक भी देखा है कि कुछ केसेस में पार्टीज ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स को पीडीएफ से वर्ड वो करके और और उसको उनको उसमें एडिट कर दिया उसको। एडिट करके भी पेश किया है। हम्म। तो इस हद तक भी लोग अपनी आमदनी छुपाते हैं। तो अब हम्म। इसमें कौन सी पार्टी का वकील क्या साबित करने में कामयाब होता कामयाब होता है हम्म। और उस पे कोर्ट का क्या फैसला आता है, हम्म। इसमें कोई मतलब ये कोई 1+1 2 हमेशा होगा, ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा, ठीक बात। तो ये बहुत हालात पे डिपेंड करता है कि कौन से केस में किस तरह का ऑर्डर आए, किस तरह की मेंटेनेंस कितनी आई। कई बार बहुत इनकम वाले होते हैं और मेंटेनेंस 15,000 रुपए महीने देने के लिए भी वो उस ऑर्डर को चैलेंज कर देते हैं हाई यस, कोर्ट में यस, कि ये यस। बहुत ज्यादा है, जबकि वो सालाना करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ईगो की लड़ाई होती है वो। 90% मैंने ये देखा है, ये ईगो की ही लड़ाई ईगो है। की लड़ाई होती है। तो दोस्तों, जैसे हमने इस पॉइंट से डबाज साहब से समझा कि लॉ तो एक ही है, लेकिन लॉ को कैसे हम अपने पक्ष में ले सकते हैं ये डिपेंड करता है कि आप अपना पक्ष कोर्ट में कैसे रखते हैं। आपके पास एक अच्छा लॉयर होना चाहिए जो आपकी बात को समझ सके, जो आपके हालातों को समझ सके, जो दिल से दिमाग से आपका अच्छे से साथ दे सके, लेकिन उसके लिए आपको उसकी फीस भी पूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जहाँ पे मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा वकील होना आपके साथ ज़रूरी है, और उसी से आपके केस का रुख पता चलेगा कि केस का रुख कहाँ तक जाएगा, आप कहाँ तक जीत सकते हो। और अगर जैसे डबाज साहब ने बोला कि अगर कुछ ऐसा है कि आप प्यार से रह सकते हो, ईगो छोड़ सकते हो, तो वो भी आप करके देख सकते हो। तो डबाज साहब, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। जी। डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है हमारे इंडिया में, ये अगर कोई पत्नी अपने पति को पीट देती है तो क्या वो भी मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकता है? तो अगर हम इस एक्ट का पढ़े नाम, जी, ये जी। कहता ही है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ओके, ऑलराइट। तो ये बनाया ही गया है औरतों की हिफाजत के लिए फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। जी। तो इसमें एक तो मेरी नजर में ऐसा कोई केस है नहीं कि जिसमें पति ने पत्नी को पीट दिया हो। नहीं, पत्नी ने पति को पीट दिया हो। पत्नी ने पति को पीट दिया हो, यही आपका सवाल है हाँ, कि हाँ, वो हाँ। डोमेस्टिक वायलेंस में अपना मुकदमा कर सकता है कि नहीं। हाँ, हाँ। तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक्ट, ये खाली महिलाओं की हिफाजत सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ओके। तो इसमें अगर पीड़ित जो विक्टिम अगर आदमी है तो वो इस एक्ट के तहत तो नहीं तो कोई नहीं जा सकता। बट जो जनरल लॉ है, जो आईपीसी थी पहले, अब बीएनएस हो गई है, उसके अंदर वो क्रिमिनल असॉल्ट, इंटिमिडेशन ओके। और उस तरह के जो भी उसके साथ वाकया पेश आया है, उसमें जो भी अप्रोप्रिएट धारा लगती है उसके तहत वो अपनी शिकायत दे सकता है पुलिस को। तो कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो मतलब एक्ट है उसके अंदर तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो वुमेन सेफ्टी को लेके बनाया गया है, बट वो दूसरी धाराओं में अपनी शिकायत थाने में दर्ज कर सकता है। और वो कहता ही है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो बनाया ही विमेन की प्रोटेक्शन के लिए है। ओके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे बच्चों की कस्टडी का मामला होता है, तो बच्चों की कस्टडी में हमेशा बच्चों की कस्टडी माँ को ही मिलती है या पिता को भी मिल सकती है, और क्या इसमें लॉ क्या कहता है और किस तरीके से हम इसको मतलब समझेंगे? जो बच्चों की कस्टडी का लॉ है उसमें एक ही कंसिडरेशन है, जो कोई भी कोर्ट नीचे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक भी जितने मामले गए हैं, ओके, वो है वेलफेयर एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर चाइल्ड। ओके। तो माइनर चाइल्ड के वेलफेयर और इंटरेस्ट में जो भी है कस्टडी, चाहे वो माता के साथ है या पिता के साथ है, तो कोर्ट ये देखती है कि बच्चे का वेलफेयर और बच्चे का इंटरेस्ट किसके साथ ज्यादा बेहतर है, उसको वो कस्टडी मिलेगी। ये एक बात है। तो ये कोर्ट देखती कैसे है? कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि
माँ अच्छी माँ साबित होगी या फादर अच्छा फादर साबित होगा? कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट मतलब को डिसीजन, कहने का मतलब है डिसीजन कोर्ट किस बिहाफ पे लेती है, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, उसके पास उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस क्या होते हैं? देखो, लॉ में तो साइंटिफिक रीजन कोई भी नहीं होता। लॉ में तो सारे एविडेंस के ऊपर रीजन होते हैं। हम्म तो अगर एविडेंस इस तरह के हैं कि वो माँ अगर के साथ बच्ची की प्रोटेक्शन या फिजिकल उसकी फिजिकल प्रोटेक्शन पे कोई खतरा है, या माँ उसको अबेंडन करती है, या उसकी ड्यू केयर जो बच्चे को चाहिए जितने भी साल का बच्चा है वो उसको नहीं मिल रही, और फादर ये साबित करने में कामयाब होता है कि वो ज्यादा उसकी केयर कर रहा है, तो कोर्ट बच्चे की कस्टडी फादर को दे देगी। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फादर है वो ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि जो मेरी वाइफ है वो अच्छी माँ नहीं है, उसने अपने बच्चों को सही से नहीं रखा, या वो कोई पार्टी करती है या नाइट आउट करती है, ज़्यादा शराब पीती है, स्मोक करती है, मतलब या नशे करती है, ऐसे कुछ। तो ये भी साबित करता है कि वो शायद अच्छी माँ ना बन पाए, तो इसलिए जो कोर्ट है ये ग्रांट कर सकती है कि कस्टडी जो है फादर को मिलनी चाहिए। देखो राहुल भाई, इसमें बात ऐसे है कि जो बच्चे की कस्टडी का मामला है ये तो आता है जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई शुरू हो जाती है। हम्म हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के क्या कारण है? हम्म वो माँ अच्छी माँ होने से पहले वो अच्छी बीवी थी कि नहीं थी, तो लड़ाई की शुरुआत तो वहां से होती है। या वो अच्छा पति था कि नहीं था, वो पार्टी करती है या वो देर रात तक बाहर रहती है, बच्चे का ध्यान नहीं रखती, जो भी बातें हैं। पति को लगता है कि ये बच्ची के एक सोशल डेवलपमेंट में असर डाल रही है, या उसकी सोशल अपब्रिंगिंग को हार्म कर सकती है, जो माँ का एक लाइफस्टाइल है। तो वो उस बात को कोर्ट के सामने रखे अगर अच्छे से, और कोर्ट को भी ये लगे कि अगर ये माँ के पास रहने से बच्चे का सोशल जो डेवलपमेंट है और जो अपब्रिंगिंग है वो एक सही दिशा में नहीं होने का खतरा है, तो उस केस में कस्टडी पिता को दे देती है कोर्ट। और अगर वाइस वर्सा, अगर ऐसा पति ऐसा हो कि उसका लाइफस्टाइल ऐसा है, तो ये कोर्ट को हमेशा बस ये देखती है कि बच्चे का वेलफेयर और इंटरेस्ट कौन से पेरेंट के साथ ज्यादा है, उसको कस्टडी मिल जाती है। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है इसमें कि लेट्स सपोज कि दोनों ये साबित करने में कामयाब नहीं होते कि कौन अच्छा फादर या कौन अच्छी मदर बन सकते हैं, केस चल रहा है, तो क्या कोर्ट बच्चे से भी पूछती है कि वो किसके साथ रहना चाहता है? कोर्ट कई बार पूछती है और अक्सर पूछती है, बट वो बच्चा कम से कम इतनी उम्र का हो कि वो ये अपना एक रीजनेबल डिसीजन लेने में सक्षम हो कि वो अगर बच्चा 4-5 साल का है तो वो बच्चा तो नहीं बता सकता कि उसको किसके साथ रहना है। फिर कोर्ट को देखना पड़ेगा कि सबूतों के मद्देनजर क्या बेहतर है बच्चे के लिए, तो उस तरह से कोर्ट अवॉर्ड करेगी। बट क्योंकि कस्टडी एक थोड़ा सा वक्त लगता है फाइनल कस्टडी डिसाइड होने में, 2-3 साल एविडेंस आता है, बहुत सारी बातें हैं, तो इंटरिम कस्टडी किसके पास है, उस इंटरिम कस्टडी में विजिटेशन किसके पास है, तो एक के पास कस्टडी है तो दूसरे के पास विजिटेशन है। तो अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो, मैंने तो एक आध केस में ये भी देखा है कि बच्चे ने अपने फादर से मिलने से ही मना कर दिया कि मैंने इस आदमी को मिलना ही नहीं। केस बता सकते हो ऐसा, अगर बताना चाहो आप कंफर्टेबल हो? देखो, मैं केस ऐसा बताना मतलब बिना नाम बताए, बिना नाम के भी, क्योंकि हमारा एक वो कॉन्फिडेंशियलिटी का एक वी आर बाउंड बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, तो मैं केस की डिटेल्स तो नहीं डाइवल्ज कर सकता। नहीं, डिटेल नहीं, मतलब बिना बताए, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि अच्छा इस तरीके की चीजें भी होती हैं, तो इस चीज ऐसे में क्या करना चाहिए, सही तरीका क्या है, मतलब तो सही तरीका तो क्या है ना कि जैसे कई बार बच्चा जिस एक पेरेंट के साथ रहता है वो पेरेंट हमेशा ये कोशिश करता है कि दूसरे पेरेंट को उसके दिमाग में, उसके जहन में उसको एक विलेन की तरह पेश करे, ताकि बच्चे के दिल में जहर उस दूसरे पेरेंट के प्रति आ जाए और वो उससे मिलने से, उसके साथ रहने से मना कर दे। मोस्टली मैंने देखा है यही कवायद रहती है जिस भी पेरेंट के पास बच्चा होता है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि बच्चे की आइडियल जो एक परवरिश के लिए कि अपने जो जाति मामलात हैं उनको बच्चे के उसमें ना लाएं, और एक बच्चे की परवरिश अपने डिस्प्यूट्स साइड में रख के करें। बहुत बढ़िया, तो बहुत दोनों ही पेरेंट्स जरूरी हैं, माँ भी उतनी जरूरी है जितना पिता जरूरी है। तो क्योंकि बच्चे के लिए तो दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी हैं। तो अच्छा बीवी या अच्छा पति, बुरी बीवी बुरा पति तो हो सकता है, बट बुरी माँ बुरा बाप, अच्छी जनरली माँ नहीं अच्छा होता। माँ जनरली नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो पति पत्नी के जो मुद्दे हैं उनको साइड में रखें और आप बच्चे की परवरिश एक अच्छे माता पिता बन के करें, तो बच्चे के हित में तो यही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सही बात है कि पति पत्नी को अपने मुद्दे जो हैं साइड में रख बिल्कुल। के बच्चे की वेलफेयर के बारे में सोचना सोचना चाहिए, चाहिए। सो दैट उसका फ्यूचर खराब ना हो। बिल्कुल। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई बीवी पति का घर छोड़ के चली जाती है तो पति के पास कौन कौन से कानूनी अधिकार हैं, विकल्प हैं, वो क्या क्या कर सकता है? तो इसमें एक तो ये है कि क्या हालात में वो गई है, उसमें क्या पति की गलती है, या खुद बीवी अपने ही इच्छा से चली गई है। और पति से बात करेंगे तो वो बीवी की गलती बताएगा, बीवी से बात करेंगे तो वो पति की गलती बताएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर दोनों लोग अलग हो रहे हैं, किसी भी वजह से सेपरेट हो रहे हैं, तो उसमें वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होते हैं। तो मेरा सवाल सिंपल सा है कि चाहे कुछ भी हो, रीजन कुछ भी हो, चाहे पति ने उसको तंग किया पत्नी को, या पत्नी का खुद का इंटरेस्ट नहीं था साथ में रहने का, उसके अपने रीजन हो सकते हैं, तो पति के पास विकल्प क्या क्या है? एक विकल्प तो हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 9 में वो अर्जी दे सकता है, ओके, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की, वापस बुलाने के वापस बुलाने के लिए। ओके, एक तो ये है। दूसरा है कि वो सोशली जो हमारा एक स्ट्रक्चर इस तरह से जो ताना बाना है हमारे समाज का, कि हमारे एल्डर्स हैं और हमारे जो दोस्त यार हैं उनकी मध्यस्थता करके वो मामले को सुलटा के उसको वापस लाने की कोशिश कर सकता है। अगर बात ना बने तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, सेक्शन 9 में अर्जी लगा सकता है। बट कई बार मैंने देखा है कि सेक्शन 9 में अगर पति अर्जी लगाए तो पत्नी सीधा डिवोर्स का मुकदमा भी फाइल कर लेती है फिर। हाँ, मेरे को ना थोड़ा सा इसमें और समझना है, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे जैसे केस आते हैं जी। तो ऐसे जो मैंने अभी बताया, आपसे क्वेश्चन भी किया, क्योंकि ये लोगों के ही क्वेश्चन है बेसिकली, मेरे अपने नहीं है, ठीक है। जो मैं हालातों से दो चार होता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, फैमिली के केसेस दिखता हूँ, तो उसमें ये सवाल बहुत आते हैं कि बीवी छोड़ के चली गई या कोई कारण नहीं है। क्योंकि जो मेरे पास आ रहा है वो अपनी गलती तो देखो बहुत कम बताता है। बहुत सारे केस होते हैं जिसमें पति अपनी गलती नहीं बताते हैं, वो बीवी की गलती बताते हैं कि वो ऐसे से छोड़ के चली गई है। तो उसमें मैं उनको बोलता हूं कि आप सेक्शन 9 का केस डाल दो, ठीक है, उसके बाद देखोगे। तो अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि जो सेक्शन 9 है वो क्या कहता है और उसका एंड रिजल्ट क्या होता है। मतलब उसके बाद अगर मान लो, इसको ऐसे मान लो कि बीवी जो है सेक्शन 9 का केस डाला, कोर्ट ने समन भेजा वाइफ को, और वो समन लेती नहीं है, या लेती भी है तो कोर्ट में हाजिर नहीं होती, तो उस सेंस में क्या इस सेक्शन 9 का क्या मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? सेक्शन 9 की इंपॉर्टेंस खाली इसलिए नहीं है कि अगर पत्नी चली गई और पति डाले तो ये दोनों के लिए है। अगर पति चला जाए तो पत्नी भी डाल सकती है, सेम सेक्शन में डाल सकती है। बिल्कुल। ये स्पाउस की बात करता है, हस्बैंड या वाइफ की बात नहीं करता। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो भी स्पाउस छोड़ के चला जाए एक की कंपनी, मैट्रिमोनियल कंपनी को दूसरे की को, तो वो बहुत हद तक मेरा तजुर्बे में तो वो वापस आना नहीं चाहते, और मन से गए हैं तो इसलिए वापस नहीं चाहते। तो वो सेक्शन 9 के बाद दूसरा जो मैंने देखा है, सीधा फिर डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो जाती है। ओके, तो फिर उसमें एलिगेशन भी लगते हैं फिर? हाँ, उसमें एलिगेशन भी लगेंगे। उसमें फिर वो पक्ष अपनी बात को ये साबित कैसे करेगा कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहती। अगर डिवोर्स का केस उन्होंने डाल भी दिया तो सेक्शन 9 का क्या होता है फिर दोनों चलेंगे साथ। सेक्शन 9 फिर ये होगा कि या तो अगर डिवोर्स नहीं मिलेगा तो सेक्शन 9 में या तो डिक्री होगी, ओके, और अगर डिवोर्स में डिक्री हो गई तो सेक्शन 9 वैसे ही खत्म हो गया। ओके, तो सेक्शन 9 का मतलब ये होता है कि भाई आपने केस तो डाल दिया, ठीक है,
उसकी मर्जी है कि वापस आना है चाहे नहीं आना, कोर्ट उसको मजबूर नहीं कर सकता सामने वाले को कि आपको वापस आना है। मैंने या कोई इसमें सजा का भी है कि अगर वो मान लो अपना समन लेता ही नहीं है सामने वाला, दोनों में से कोई भी पक्ष है। समन नहीं लेगा तो एक्स पार्टी हो जाएगा। अगर उसको डिलीवर हो गया और हाँ, वो मैं वही- बिल्कुल ना आया तो एक्स पार्टी हो एक्स जाएगा। पार्टी में क्या होता है, क्या उसका डिसीजन होता है पति के पक्ष? अगर हम ये मान के चलें कि पति ने मतलब सेक्शन 9 का केस अपनी वाइफ के लिए डाला और वाइफ आई नहीं कोर्ट में, ना समन का जवाब दिया, तो एक्स पार्टी हो गया। तो एक्स पार्टी में क्या होता है? तो एक्स पार्टी का मतलब है कि उसकी एब्सेंस में उसके खिलाफ फैसला होना। हाँ, एक्स ठीक पार्टी है। इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी। यस, एक्स पार्टी का मतलब ये है। ठीक है। एक्स पार्टी होता तब है जब सम्मन की तामील हो जाए और पार्टी कोर्ट में ना आए, ठीक है। तो वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग उसके खिलाफ शुरू हो जाती हैं जी। इन द एब्सेंस ऑफ दैट पार्टी, जो सम्मन लेने के बाद कोर्ट में ना आए। एक्स पार्टी डिक्री होने के बाद भी एक प्रोविजन के तहत वो एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कराने की दरखास्त दे सकती है कोर्ट में, और उसको ये कारण बताना पड़ेगा कि कौन से कारण से वो कोर्ट में नहीं आया या आई। अभी हम सिर्फ एक्स पार्टी पे ही रहते हैं। जी। एक्स पार्टी में जो डिसीजन है, जैसे वो पति के पक्ष में भी आ गया मान लो, तो क्या डिसीजन आएगा उसमें? क्योंकि पत्नी तो आना नहीं चाहती है, वो तो छोड़ के चली गई है, तो कोर्ट क्या करेगी, क्या डिसीजन क्या देगी? मैं वो समझना चाहता एक्स पार्टी में तो कोर्ट पति के हक में ही डिसीजन देगी। फिर क्या डिसीजन ये डिसीजन देगी कि जो वाइफ जो है या स्पाउस, इधर स्पाउस, वाइफ और हस्बैंड, स्पाउस कह सकते हैं, बिल्कुल। इधर स्पाउस जो चला गया है मैट्रिमोनियल कंपनी को छोड़ के, वो वापस आके मैट्रिमोनियल कंपनी को ज्वाइन करे, ये डिसीजन होगा। तो इसका जो एक्स पार्टी डिसीजन का जो ऑर्डर होता है, इसका अगर लेट्स सपोज कि एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी के ऊपर डाला सेक्शन 9, पत्नी आई नहीं और एक्स पार्टी हो गया, तो क्या ये डिवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है? मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है ये एक्चुअली। डिवोर्स का ग्राउंड तो ये कैसे नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, बट डिवोर्स का ग्राउंड अलग हो सकते हैं। यहां तक मैं समझ पाता हूं, मैं जितने केसेस देखता हूं, तो उसमें जनरली ये कहते हैं कि भाई अगर कोई कोर्ट में नहीं आ रहा, आप उनको बुला रहे हो, कोर्ट बुला रहे हो या अपनी लाइफ में वापस बुला रहे हो, वो नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहता। अगर रहना नहीं चाहता तो अपने आप में एक सफिशिएंट ये ग्राउंड है कि सामने वाला नहीं रहना चाहता, इसलिए वो डिवोर्स दे दे। फिर कई केसेस में मैंने ऐसा सुना है कि जज खुद ही उनको बोल देते हैं पार्टी को, उनके लॉयर को, कि भाई आप डिवोर्स का केस डाल दो, फिर इसी कोर्ट में डालना है तो इसी कोर्ट में डाल दो। तो एक तो पहली बात ये कि ये दोनों केस एक ही कोर्ट में चलेंगे, फैमिली कोर्ट में चलेंगे। बिल्कुल। तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट बन गया है। अब जितने भी सेपरेशन, कस्टडी, मेंटेनेंस, हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस का अलग प्रावधान है। हाँ जी। डोमेस्टिक वायलेंस में भी है, 125 में भी है। यस यस। तो 3 जगह मेंटेनेंस मांगा जा सकता है एक लेडी के थ्रू। जी जी। सेक्शन 9 भी हिंदू मैरिज एक्ट में ही लगेगी। जी जी। सेम डिवोर्स भी हिंदू मैरिज एक्ट में फाइल होगा। जी जी। तो जो मैंने देखा है कि सेक्शन 9 में जो अगर इधर पार्टी, इधर स्पाउस फाइल करे पिटीशन, तो उसके जवाब में एक्स पार्टी वो उसको कॉन्टेस्ट करना एक पहलू है, उसका जवाब वो डिवोर्स पिटीशन फाइल करके ही देते हैं। ओके जी। ऑलराइट। तो मैंने मेरे को तो नहीं याद आ रहा कि कोई ऐसी डिग्री दिखी हो जिसमें मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया कि मैंने सेक्शन 9 फाइल किया हो और ऐसा ऑर्डर हो गया हो कि पत्नी या पति वापस अपनी मैट्रिमोनियल कंपनी में वापस जाए। नहीं, एक तो ये हो गया। जी। मेरा सवाल ये था इसमें कि मान लो वो नहीं वापस आती है, सेक्शन 9 का केस भी करके देख लिया, अब पति क्या करे फिर आगे? और पत्नी डिवोर्स, जैसे आपने बोला, वो डिवोर्स का केस भी नहीं डाल रही है, वो कहती मैं नहीं डालती डिवोर्स का, मैं ना खुद शादी करूंगी कभी, ना इसको करने दूंगी, ना मैं सुखी रहूंगी ना इसको सुखी रहने दूंगी, ठीक है ना, ना अपना घर बसाऊंगी ना इसका घर बसने दूंगी। तो उस सेंस में अगर पति, लेट्स सपोज मेरा क्लाइंट है, तो पति मेरे पास आता है, तो मैं एज अ डिटेक्टिव उसको क्या मतलब रिलीफ दे सकता हूं, या वो आपके पास आता है ऐसा केस लेके एज अ एडवोकेट, आप उसको क्या गाइड करोगे कि क्या करना चाहिए उसको? उसको डिवोर्स का केस फाइल करना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे देखना चाहिए। हाँ, तो
अगर उसको डिवोर्स का फाइल करना चाहिए, तो क्या उसके अंदर आप चाहोगे कि जो सेक्शन 9 वाला हिस्सा था उसका, कि उसको भी आप इंक्लूड करोगे उसके अंदर डिवोर्स पिटीशन में? नहीं, ये दोनों अलग अलग रिलीफ हैं। नहीं डिवोर्स नहीं, पिटीशन में सेक्शन 9 नहीं फाइल करेंगे। नहीं नहीं, रिलीफ नहीं कह रहा, उसका उसका जो एक्स पार्टी उसके फेवर में फैसला आया, जो भी फैसला आया, उस फैसले को आप जो पिटीशन बनाओगे स्टार्टिंग में डिवोर्स की, वो तो आप जिक्र तो करोगे ना कि हमने ये प्रयास किया उसको वापस लाने का, चाहे हमने एसएमएस किया, चाहे कॉल की, चाहे उसको हम जाके उसके घर पे गए और हमने सेक्शन 9 का फाइल भी किया, वो आ ही नहीं रही है वापस। तो डिजर्शन तो खुद एक ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो आप डिजर्शन के ग्राउंड पे डिवोर्स फाइल कर सकते हो। यस यस, वही बात आ गई, ठीक है। क्योंकि डिवोर्स के ग्राउंड्स कुछ जो हैं, मेंटल क्रुएल्टी एक है, डिजर्शन है, एडल्ट्री है, फ्रॉड है, है, और एक दो और फिजिकल रिलेशन अगर नहीं बनाता कोई पक्ष तो दोनों में से, तो वो भी है एक, वो मना कर देता है, अगर मैरिज कंज्यूमेट ना हो, हाँ, तो वो भी एक ग्राउंड वो भी है। और डिजर्शन तो वैसे ही एक ग्राउंड है डिवोर्स का। तो अगर 2 साल हो गए डिजर्शन को, तो आपको डिवोर्स का आप केस फाइल कर सकते और अगर कोई लेडी बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, तो वो भी मेरे ख्याल एक ग्राउंड है पति वो के बिल्कुल लिए, है ना जी, कि भाई फैमिली को आप आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, तो फिर शादीशुदा जिंदगी क्योंकि में शादी का एक जो ऑब्जेक्टिव या जो एक पर्पस है, पर्पस है, वो ये भी है कि आदमी एक अपनी सोशल लाइफ अपनी आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए वो शादी भी करता है। ठीक है। अच्छा, हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि अगर पति बेरोजगार है तो वो मेंटेनेंस कैसे देगा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और आया दिमाग में, जो जनरली हम देखते हैं, क्या पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांग सकता है? अगर मान लो वो बेरोजगार है और पत्नी काम कर रही है, अच्छा खासा काम कर रही है, पहले तो हमने डिस्कस किया कि चलो उतना काम नहीं कर रही है, बाई चांस वो अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी जॉब पे है, अच्छा पैसा कमा रही है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है, वो मेंटेनेंस नहीं मांग रही है, लेकिन पति बेरोजगार है और बीवी छोड़ के चली गई या पति छोड़ के चला गया या दोनों सेपरेट हो गए, तो क्या पति अपनी बीवी से मेंटेनेंस मांग सकता है एज पर लॉ? एज पर लॉ मांग तो सकता है, बट आपकी नजर में आया कोई केस ऐसा जिसमें पति ने आपके पास आके कहा हो कि मेरे को अपनी बीवी से मेंटेनेंस चाहिए? ऐसा एक बहुत पहले किसी ने मुझे बताया तो था, मैंने तो नहीं किया ऐसा केस कि पति ने मेंटेनेंस मांगी हो अपनी पत्नी से, बट ऐसा बहुत पहले किसी ने बताया था, बट क्योंकि मैंने उस केस के बारे में पढ़ा नहीं, तो मैं पब्लिकली उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉ की बात भी है, और जब तक मैं इस पे खुद बहुत 100% श्योर नहीं हूं, तो मैं इसको ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करना थोड़ा सा। कोर्ट का रवैया क्या होता है, कोर्ट का थिंकिंग लेवल क्या होता है इसको लेकर के? अगर कोई मतलब पति चला जाए कोर्ट में कि भाई मेरे को मेंटेनेंस चाहिए अपनी वाइफ से क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है, मेरे पास काम नहीं है, तो मेरे को मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो मतलब हालांकि हम मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, ये पता नहीं क्यों हमें फनी लग रहा है, बट लेकिन समाज में ऐसे केसेस तो हैं ना कि यहाँ पे पति काम नहीं कर रहा किसी वजह से भी, तो पत्नियां अच्छा काम कर रही हैं। तो पत्नी बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस अगर है, पत्नी फिजिकल इनकैपेसिटी पति की हो गई है, हाँ बिल्कुल, मेंटल इनकैपेसिटी हो गई है, या वो इस कदर फिजिकली इनकेपेबल हो गया कि काम ही नहीं कर सकता, और फिर पत्नी उसको मेंटेन ना करे इसी कारण से कि वो फिजिकली एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग कट गई या उसके हाथ कट गए और वो काम करने के काबिल नहीं रहा, और फिर पत्नी उसको छोड़ के चली जाए या मेंटेन ना करे, या तो उस हालात में वो मांग सकता है मेंटेनेंस। ओके, ठीक है। और क्या ग्रांट होती है मेंटेनेंस ऐसे केसेस में? कुछ आइडिया है आपको कि हो सकती है? हो सकती है, बट मेरी नजर में ऐसा कोई केस मेरे तजुर्बे में नहीं आया, बट आई एम श्योर ऐसे होंगे डेफिनेटली, बट मेरी नजर में नहीं है कोई ऐसा है। आपके हिसाब से आजकल जो माहौल है शादीशुदा लोगों के लिए, हम देखते हैं कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, अलग हो जाते हैं, और बीवी जो है वो कोर्ट चली जाती है, थाने चली जाती है, कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती है, कई बार सच्चे भी होते हैं, कई बार झूठे भी होते हैं, और दहेज का केस कर देती है,
और बहुत सारी और चीज़ें कर देती हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे जो मामले, अगर परसेंटेज की बात बोलूं, तो कितने मामले सच्चे हो सकते हैं, कितने मामले झूठे हो सकते हैं ऐसे में, आज के सिनेरियो में? मैं ये कहूंगा कि आउट ऑफ 10 3 केसेस वुड बी लाइक जो सच्चे होंगे। ओके, तो मतलब 30% सच्चे हो सकते हैं, 25-30% सच्चे हो सकते 70% हैं। जो है झूठे हो सकते हैं। 70% तो जो है अल्लाह की लड़ाई है। या तो मैंने तो बहुत ऐसे भी देखे हैं कि मुकदमे कि बस मेरा हाथ मरोड़ दिया या मेरी उंगली पकड़ ली या उंगली मोड़ दी या तोड़ दी, वो और बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, बड़ा बात चढ़ा को। के पेश करते हैं। ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये जो आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ साल में, ये ईगो की लड़ाई ज्यादा है। ईगो की लड़ाई ज्यादा है। और दहेज में प्रताड़ित हुए हैं, कितने हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो परसेंटेज आजकल तो बहुत कम है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दहेज मांगते हैं, मुझे लगता है। ना तो कोई लेना पसंद करता है, ना देना पसंद कर, मतलब दहेज जो, मतलब देन लेन तो चलता ही है कि भाई शादी में इतना पैसा खर्च करना है, ये देना है, वो देना है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो पहले था, आज से 20-25 साल पहले सिनेरियो की लड़की को जला दिया गया दहेज के लिए या उसको वो घर भेज केसेस दिया बहुत गया, कम है अब। वो तो बहुत कम है, मुझे लगता है। वो केसेस बहुत कम है। बट जो मेरा अब तजुर्बा ये है कि लड़की की शादी होती है, लड़की के पेरेंट्स बहुत अपनी खुशी से देते हैं, जो भी अपनी हैसियत के हिसाब से जितना भी दे सकते हैं। हर माँ बाप देना चाहता है, देते भी हैं। तो अगर फिर 2 साल, 3 साल, 1 साल, 6-5 जितने भी साल के बाद अगर दोनों की आपस में नहीं बनी, पति पत्नी की, तो जो भी सामान उन्होंने आउट ऑफ देयर ओन विल भी दिया है, तो वो उसको दहेज का रूप कर दे देते हैं, हाँ, दे देते मुकदमा हैं। करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जरूरी नहीं है कि जब शादी हुई उस वक्त वो दहेज ही मांगा गया हो। दहेज ही मांगा गया, हाँ, वो सही गिफ्ट्स बात है। भी हो सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिनको बाद में दहेज का जामा पहना दिया गया हो। जी जी ऐसा भी ऐसा ही होता है मोस्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 25-30% है कि जब दहेज मांगा ही गया हो कि हमें तो स्पेसिफिकली यही चाहिए या यही चाहिए। तो इसमें मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे पास कई लोग आते हैं ना, कि उनकी बीवी ने उनके ऊपर दहेज का केस के लिए थाने में चली गई हैं। अब उनको डर है कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा या मेरी फैमिली अरेस्ट हो जाएगी। आज की डेट में, जो पहले जितना मैं जानता हूँ, पहले तो था कि भाई पूरी फैमिली को पुलिस उठा लेती थी, बंद कर देती थी, फिर उनको या तो एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ती थी पहले, या फिर उनको उसके बाद बेल लेनी पड़ती थी, जमानत करानी पड़ती थी। आज की डेट में गिरफ्तारियां होती हैं क्या, या कुछ कानून में अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं भाई गिरफ्तारी पे रोक लगा दी गई है, पहले आप जांच वांच करो, उसके बाद देखो कि जरूरी है या नहीं है गिरफ्तार करना? कानून में अमेंडमेंट तो नहीं, बट कानून डाइल्यूट हो गया है टू Okay. अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज बहुत सारे कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। एक जजमेंट आई थी कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट की, जो फॉलो होती है खाली दहेज संबंधित केसों में नहीं, वैसे जनरली, कि जो भी 7 साल तक की सजा के केसेस हैं जिनमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, उसमें पुलिस को थाने में ही बेल ग्रांट नहीं करनी पड़ेगी। और अगर उनको ये है कि मुझे इसको इसकी कस्टडी मुझे चाहिए पुलिस को, किसी भी, चाहे वो डॉरी का है या कोई नॉर्मल भी है, तो उनको उसको रिटन नोटिस देके बताना पड़ेगा कि हमें आपकी जो है इन ये चीजें हमें चाहिए। फिर अगर उसको ऐसी एप्रीहेंशन फिर भी है कि मुझे ये गिरफ्तार करेंगे, तो फिर वो एंटीसिपेटरी बेल में जा सकता है। बट इस जजमेंट के तहत एंटीसिपेटरी बेल फिर लाई नहीं करती, क्योंकि अरेस्ट का कोई थ्रेट ही नहीं है। बट अगर इसमें एक बात और भी है कि अगर फैक्ट्स ऐसे हैं कि लड़की को जला दिया गया या लड़की को इस तरह से फिजिकली डैमेज, या जो सामने दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है, असॉल्ट कर दिया assault उसका, कर दिया। मतलब उसको बहुत मारा पीटा गया बहुत बेरहमी से, या उसको मार ही दिया गया, तो उस केस में तो इमीडिएट अरेस्ट, अभी नोएडा में एक केस भी आया था, बिल्कुल आपने देखा। हाँ। तो वो इमीडिएट अरेस्ट इमिनेंट है। उसमें ये है कि अगर कानून ये है कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर कोई लड़की अननेचुरल डेथ का शिकार हो जाती है, तो वो डॉरी डेथ मान ली जाती है। ओके, ऑलराइट। वो फांसी खा ले या मतलब डूब जाए, जहर खा ले, अपने आप को आग लगा ले,
हाँ, जो सामान्य परिस्थिति नहीं होती उससे अलग Unnatural हटके, death हाँ, में अननेचुरल डेथ हो जाएगा। हो जाए तो वो विद इन 7 years ऑफ मैरिज वो डाउरी डेथ मानी जाती है, और उसमें हस्बैंड और हस्बैंड के पेरेंट्स, ये ओके, 3 लोग तो बहुत इमीडिएटली अरेस्ट हो जाते हैं। ओके, ऑलराइट, ये एक है ठीक है। इसमें बात ऐसे। तो इसमें हम अपने ऑडियंस को, जो मेल खास करके ऑडियंस है या फीमेल भी है, तो फीमेल ऑडियंस जो अभी शादी करने वाले हैं, शादी कर चुके हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो हस्बैंड को इस तरीके से फंसा सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ कह सकते हैं उनको? तो मैं एक तो आपकी बातों से, अब तक की बातों से समझ पाया हूँ कि ये आपका पूरा एपिसोड या तो हस्बैंड के पर्सपेक्टिव से ही है मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके सारे सवाल ये हैं कि हस्बैंड को खतरा हो तो हस्बैंड क्या करे, नहीं, क्योंकि यहाँ खतरा पे, तो यहाँ पे लड़की को भी हो सकता है, वो और इसलिए मोस्टली है, लड़की को ही होता है। वो सवाल ये इसलिए है क्योंकि आजकल हस्बैंड ज्यादा डरे हुए हैं जो मेरे पास आते हैं, क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं है, उन हस्बैंड्स के हैं। मैं उनको एक किस्म से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं खुद फेमिनिस्ट हूं, ठीक है, मैं ऐसी मतलब लड़कियों को सपोर्ट करता हूं जो वास्तव में विक्टिम है। लेकिन अगर झूठा केस लगा रहे हैं तो उससे दिक्कत ये होती है कि जिनको न्याय मिलना भी होता है, जो विक्टिम होती है, उनके केस दब जाते हैं। मान लो 100 लड़कियां थाने गई और उसमें से 5 सही हैं, 95 सही नहीं है केसेस, तो 95 की वजह से जो 5 केस हैं वो भी दबे रहेंगे, पुलिस उनको भी उसी नजर से देखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 95 लड़कियों ने उन 5 लड़कियों को जो विक्टिम थी उनका हक भी छीन लिया। तो मेरे को इस बात से सख्त एतराज है एक्चुअली। देखो, एक तो ये है कि पुलिस को बहुत तजुर्बा है इन मामलात का, तो पुलिस को पहली नजर में ही पता लग जाता है कि कौन इसमें सच्चा है कौन झूठा है, और पुलिस फिर उस तरह से मतलब केस को करती भी है, मैंने देखा है। लेकिन कि पुलिस का थोड़ा रवैया सम टाइम ऐसे भी तो होता है ना कि भाई कोई ऊपर से इन्फ्लुएंस आ गया तो उस तरीके से काम कर लिया, या उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट रहा उस तरीके से काम कर लिया, या कोई रिश्तेदार निकल आया उस तरीके से काम कर लिया। तो मतलब बायस तो कहीं ना कहीं पुलिस काफी सारे मामलों में होती है। इस सवाल का जवाब तो कोई पुलिस का अधिकारी ज्यादा बेहतर दे सकता है। मैं तो पुलिस के नहीं, हम कार्रवाई देखो में पुलिस पे सवाल नहीं उठा रहे हैं इस बात को कह के, लेकिन ये तो समाज पुलिस जो सामने आता है वो हम बात कर रहे हैं। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कैसे करती है, इसमें तो वकीलों का ज्यादा हस्तक्षेप है नहीं। वकील का काम तो जब कोर्ट में पुलिस अपना चार्जशीट या अपना मुकदमा बना के ले आती है, तो हमारा काम तो उसके बाद नहीं, शुरू तो होता है। आप पुलिस स्टेशन भी तो अपने क्लाइंट की पैरवी करने के लिए जाते हो, बातचीत करने के लिए जाते हो। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये विमेन सेल जो बनाए गए हैं, जितने भी थानों में विमेन सेल है, वहां पे ऑफिशियली लॉयर्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, ओके। जी। जो काउंसलिंग करते हैं, मतलब मीडिएशन करते हैं जो। मीडिएशन अलग है। अच्छा। पुलिस थाने में अगर किसी ने एफआईआर दर्ज करा दी या शिकायत दे दी, वहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने दोनों पार्टियों को बुलाया है, लड़के वाले को, तो दूसरे वहां को, लॉयर नहीं जा सकते। तो वहां पे लॉयर्स अलाउड नहीं है। बट वो पुलिस वाला अलाउ कर दे तो वो दूसरी बात है, वो पर्सनल चॉइस होगी। अब वो पर्सनल उसका पुलिस वाले का के ऊपर है। बट जनरली लॉयर्स वहां पे अलाउड नहीं होते, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल माहौल में बातचीत होती है, और ताकि सच्चाई सामने आ सके। सच्चाई तो पहली एक बात है, बट दूसरी बात जो मैंने देखा है कि पुलिस का भी ये एक उनके क्योंकि ये जो चीजें हैं सारी, जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एक सोशल क्राइम के तहत माना गया है। यस यस यस। और पुलिस और इनको एक ट्रेनिंग और इनको एक इस तरह से एक डायरेक्शन तो नहीं मैं कहूंगा, बट एक इनका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको किसी तरह अगर हम मीडिएट करके इसका सॉल्व करा दें। तो इसीलिए शायद वहां पे वो चाहते हैं कि वकील भी ना इन्वॉल्व हो, क्योंकि फिर वो शायद फ्लेयर अप होने की सिचुएशन पैदा हो सकती है। जी जी जी। तो पुलिस तो टू अ लार्ज एक्सटेंट ये कोशिश करती है कि मामला हल हो जाए। ओके जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम बड़ी खुल के बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ताकि हमारे ऑडियंस को, जो हमारे क्लाइंट्स भी होंगे, जो ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत कम नॉलेज है लॉ की, तो वो भी ये जान पाएंगे कि जो फैमिली लॉ है वो किस तरीके से काम करता है। अगर उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या
कैसे सामने वाले के साथ जो भी उनको न्याय तो की इसमें उम्मीद है वो कर एक तो ये है बात, सबसे पहले मेरी एडवाइस सबको कि अगर आपको ऐसी कोई आप ऐसे परिस्थिति में फंस जाएं या आपको ऐसे कोई हालात में आप अपने आप को पाएं, तो मेरी राय ये है कि आप सबसे पहले तो एक अच्छी लीगल एडवाइस लें, और ये चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल लोग क्योंकि ये भी बहुत करते हैं actually। हाँ, तो गूगल पे आपको वो सटीक कानून की जानकारी या एडवाइस नहीं मिलेगी। हम्म। चंद पैसे बचाने के लिए आप वो उसमें देख सकते हो, बट हम्म। वो बहुत इफेक्टिव राय नहीं होती। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप देख जरूर लो, उसमें आप अपना एक क्वेश्चनियर बना लो एडवोकेट के लिए, जिनके पास भी एक लीगल एक्सपर्ट के पास हाँ, जा आप रहे वो हो बना लो। तो उनके साथ डिस्कस कर लो जाकर के। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी बातचीत करने की तो आप सही तरीके से क्वेश्चन अपने लीगल एक्सपर्ट को पूछ पाओगे और आपको ज्यादा सहूलियत मिल पाएगी और ज्यादा आपको क्लियरिटी मिल पाएगी आपको अपने केस में करना क्या है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा कानून का जो लीगल एडवाइजर है उसको कंसल्ट करें, तो आपको एट द वेरी इंस्टेंस ऑफ योर डिस्प्यूट यू कैन गेट अ गुड एडवाइस, एंड इट विल हेल्प यू you know in solving or dealing with your problems in a much more effective way. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला क्वेश्चन है आनंद भाई कि स्त्री दान होता है एक और जी। एक दहेज होता है, इसमें कानूनी फर्क क्या है? और अगर किसी को, किसी लेडी को, अभी आप कह रहे थे मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे, मैं आदमियों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं अब इल्जाम मेरी जो नहीं महिला लगाया, क्लाइंट है मुझे उनकी ऐसा तरफ से लगा कि आपके सवालात इस किस्म के हैं कि शायद आप बस तो मैं पतियों का अब ही हित देख रहे हैं, और इसमें नहीं नहीं, हित इसमें में सबका देख रहा हूं मैं तो, कानून के साथ हूं, मैं तो समाज के साथ हूं, मैं तो उस हर इंसान के साथ हूं जो अच्छे तरीके से अपनी बट जिंदगी एक जीना बात मैं चाहता यहाँ है। पे कहना चाहूंगा, ये जितने भी कानून की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस या आपका दहेज संबंधी जितना भी है, ये सब कानून बनाए इसलिए गए हैं ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि हमारे समाज में सुरक्षा महिलाओं को चाहिए, जी, आदमियों जी, को नहीं चाहिए। जी जी, तो लेकिन अभी इसीलिए तो थोड़ा उल्टा हो रहा है ना काम। देखो, उल्टा हो रहा है तो कोर्ट देख रही है, उसमें कुछ हाँ। जजमेंट्स भी आ रही हैं। जी जी जी। तो अगर कोई कानून का गलत मैं इस्तेमाल, इसको ऐसे लेता हूँ, मेरे पास कई बार हम डिस्कस करते हैं आपस में कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई देखो ये समय का चक्कर है। एक टाइम पे आज से 25 30 40 साल पहले औरतों को जलाया जाता था, उनके साथ बहुत गलत होता था, बहुत सारी चीजें होती थी, धीरे धीरे बहुत साल लगे कानून बनने में। अब कानून बन गया है तो अब कुछ औरतें आगे आई हैं जो इस कानून का बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो आदमियों को रगड़ रही हैं। तो ये समय का चक्कर है, तो अब जब बहुत सारे आदमी रगड़े जाएंगे तो फिर कानून बदलेगा, फिर समय ऐसा आएगा कि फिर या तो न्यूट्रल होगा कानून या कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे कि दोनों एक दूसरे को सता ना पाए। देखो, सताना एक दूसरे को कानून की सहायता लेके आप सता तो सकते हो, बट वो सताना तो एक नियत है या आपकी फितरत है, उसके तहत आप सता रहे हो। मेरे पास एक केस आया जिसमें एक बीवी ने अपने पति के ऊपर 22 मुकदमे किए हुए हैं। 22 मुकदमे, ठीक है। वो बच्चा है उनका छोटा, एक 8 साल की बच्ची है। बच्ची का भी उसने लगा दिया कि पापा, मतलब जो मेरा पति है मेरी बच्ची को गलत ढंग से छूता है। मेरे पास भी एक ऐसा केस है जिसमें पत्नी ने अपनी बच्ची के थ्रू अपने पति पे और पति के दोस्त पे हाँ। इस तरह का एक एफआईआर दर्ज कराई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसमें मेरे को, जब मैंने केस डिस्कस किया तो उसमें पता चला कि जब भी वो अपनी बच्ची से मिलने जाता है, हालांकि बच्ची से मिलने को रोक दिया गया उसको, लेकिन कभी कोर्ट में आमना सामना भी दोनों का होता है, तो एक केस उसके उस दिन लग जाता है उसके ऊपर। वो पुलिस को फोन करती है वहीं से कि मेरा पति मुझे अभी गाली देके गया है, और वो पुलिस के पीछे पड़ जाती है कि नहीं जी आप एफआईआर दर्ज करो, आप शिकायत दर्ज करो मेरी। एक ऐसा केस मैं भी कर रहा हूँ, वो 13-14 साल से दोनों के विवाद चल रहे हैं। अच्छा, बहुत इतना लंबा चल रहा है। हाँ तो जी। आप कब से उनको कर रहे हो, मतलब लड़की पक्ष से हो आप? नहीं, मैं लड़के पक्ष अच्छा, इसमें मैं लड़के का हित ओके प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है।
तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं, स्त्री धन और दहेज में क्या कानूनी फर्क है, और एक औरत अपना स्त्री धन अगर वो अलग हो जाती है अपने पति से, तो सम टाइम मैं देखता हूँ कि पति लोग दबा के बैठ जाते हैं, हम मैं बीवियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो दबा के बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं देते वापस उनको, ठीक है ना। इवन मैंने ये देखा है कि उनके सर्टिफिकेट भी नहीं वापस देते, वो भी रख लेते हैं या उनको जला देते हैं, पासपोर्ट होता है, उनके आईडी कार्ड घर में रखे होते हैं, वो भी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे में मतलब वो कैसे अपनी चीजें वापस ले सकते हैं? देखिए, स्त्री धन और दहेज में क्या फर्क है, पहला सवाल तो ये है आपका। तो स्त्री धन तो आप इसको अगर हक मेहर समझ सकते हैं। हाँ जी। जैसे मुस्लिम लॉ में एक स्त्री को हक मेहर का हक है कि अगर वो निकाहनामा को तोड़ते हैं तो पति को मेहर की रकम जो भी है, बट उसमें तो जहां तक मेरी समझ है वो पहले ही अदा की जा चुकी होती है। वो पहले अदा की जा चुकी क्योंकि मैं एक दो ऐसे फंक्शंस में गया, मुझे मौका मिला शिरकत करने का, तो उसमें है कि अदाशुदा ऐसा शब्द एक इस्तेमाल होता है। हक मेहर इतना जो भी अमाउंट है मैं अदा अदाशुदा करती हूँ, अदा करता अदाशुदा हूँ। की अदा कर दिया गया है। अब वो किया होता है कि नहीं ये तो नहीं मुझे पता। तो स्त्री धन भी हक मेहर की तरह है। तो जो भी स्त्री धन का मतलब ये है, जो भी धन, धन से मतलब है कि आपको धन है या आपको ज्वेलरी है या आपको कोई भी गिफ्ट जो आपको शादी के वक्त, शादी के बाद अपने घर से, अपने ससुराल पक्ष से, अपने दोनों पति तरफ से, से, दोनों तरफ से ओके। जो भी आपको मिलता है ऑन योर मैरिज एज अ गिफ्ट, जो दुल्हन को मिलता है वो स्त्री धन है। ओके। और जो लड़की पक्ष लड़के पक्ष को देते हैं तोहफे, चाहे वो अंगूठी है, चेन है, घड़ी है, कार है, कुछ भी है, वो गिफ्ट जो मैंने बहुत पहले अभी शुरुआती दौर में बताया था कि जो उस वक्त तो वो गिफ्ट्स कहलाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो गिफ्ट दिए गए होते हैं उस वक्त शादी के टाइम, यही बाद में दहेज बन जाता है। तो जो लड़के और लड़के के रिलेटिव्स को, रिलेटिव्स में उसके पेरेंट्स, उसके चाचा चाची, भाई बहन, जीजा, जो भी उसके रिलेटिव्स को जो गिफ्ट्स लड़की वालों ने दिए हैं वो दहेज के रूप में आ गए, और जो लड़की को मिला यानी कि फीमेल पार्टनर को जो मिला वो स्त्री धन हो गया। तो अगर गिफ्ट आपने मांग के लिए तो दहेज बन गया, हाँ। और अगर लड़की पक्ष ने स्वेच्छा से दे अब दिए ये तो गिफ्ट हो गए। कोई बाद में वो नहीं कर सकता, कह नहीं सकता, साबित नहीं कर सकता कि मांग के लिए या वो बाद में अपने आप दिया। बाद में तो वो दहेज ही बनता है। वो दहेज ही बनता, बिल्कुल बिल्कुल। शुरू में कि भैया, वो गिफ्ट हाँ, रहता दे है। दिया तो दहेज बन गया। हाँ, नहीं वो बना दिया जाता है, बना क्योंकि दिया कौन जाता है। कैसे साबित होगा कि ये मांगा था या दिया गया था। यस वही मेरा पॉइंट है, वही मेरा जी। पॉइंट है। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे अच्छा, बढ़ते इसमें हैं। एक आपका सवाल रह गया, तो स्त्री धन, स्त्री वापस अपना कैसे लिया जाए? स्त्री धन वापस लेने का पूरा अधिकार उसको है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो 406 जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन है उसमें मुकदमा कर सकती है। ओके। तो जो एवरेज मुकदमे होते हैं सारे, वो 406/498A के तहत ही दर्ज होते हैं। ओके। 406 हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ओके। कि आपने स्त्री धन रख लिया, वापस नहीं दिया। 498A डॉरी का हो गया। वो डॉरी का हो गया, ओके। कि क्या कहते हैं उसको, प्रताड़ित करना दहेज के लिए, वो दहेज के लिए 498A हो गया। ओके, तो ठीक है। 406 के साथ 498A भी लगती है, तो वो स्त्री धन वापस लेने के लिए 406 और दहेज की प्रताड़ना के लिए 498A। बहुत बढ़िया। ये है तो थोड़ा हम फैमिली लॉ में आगे बढ़ते हैं जी। अब जो हस्बैंड वाइफ से जरा अलग हट के बात करते हैं। तो अनंत भाई, आजकल आपको पता है कि बच्चे भी स्वार्थी हो गए हैं, ठीक है। मैं कुछ किस्से ऐसे सुनता हूँ, देखता हूँ, मेरे पास आते हैं जिनमें पता चलता है कि बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल अब करना नहीं चाहते, करते नहीं हैं। तो उसमें माँ बाप के पास क्या कानूनी अधिकार हैं कि वो कोर्ट जा सकें या पुलिस में जा सकें, क्योंकि बच्चों की परवरिश की है उन्होंने, पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, उनकी लाइफ बनाई है, तो उनका क्या हक है अपने बच्चों पे कानूनी तौर पे? राहुल भाई, कानूनी तौर पे ऐसा एक एक्ट बनाया गया है जो मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2005 या
साल नहीं मुझे ठीक से याद, ओके ऐसा एक एक्ट है जिसमें आप जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का कई जगह डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, कई जगह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं, डीसी बट हाँ नॉर्मल ओके पार्लेंस में जिनको हम डीसी कहते हैं, ओके तो डीसी की कोर्ट में उस एक्ट के तहत ओके एक मेंटेनेंस की याचिका दी जाती है, ओके जिसमें जो सीनियर सिटीजन जो पेरेंट्स हैं हम्म जिनको निगलेक्ट किया जा रहा है, वो अपने डिपेंडेंट बच्चों पे, जिन पे वो डिपेंडेंट हैं अपनी मेंटेनेंस के लिए, उन पे अपनी मेंटेनेंस का अपना हक लेने के लिए डीसी साहब की कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं उस एक्ट के तहत। तो आनंद भाई आपने ये लॉ के बारे में बताया सीनियर सिटीजन वाला, इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा सप्लीमेंट्री कि अगर कोई बच्चे हैं या बहू हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को तंग कर रहे हैं और बूढ़े माँ बाप उनको अपनी जायदाद से फिर बेदखल करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोविजन है? क्या कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जायदाद बेदखल कर सकते हैं बिल्कुल। उसका प्रोविजन ये है कि वो एक अखबार में इश्तिहार दे सकते हैं। ओके इश्तिहार देना पड़ेगा उनको, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। ओके तो वो इश्तिहार नेशनल पेपर में नेशनल पेपर में जो भी उनकी लोकेलिटी में सर्कुलेशन है जिस भी पेपर की, ओके उसमें वो बताएंगे कि मैं फलाना सो एंड सो इतनी उम्र का, इस एड्रेस का, अपने बेटे और उसकी पुत्र जो भी मेरे हैं इनको अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ और आज के बाद मेरा इनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है, और कोई भी इनसे अगर डील करेगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके ऐसा इश्तिहार एक देना चाहिए, देते हैं लोग, तो इससे बेदखल हो जाएगा। तो क्या इसमें अगर जिस घर में वो रह रहे हैं, अगर बहू बेटा उसी घर में रह रहे हैं, तो वो अगर ये माता पिता के नाम पे, अगर बूढ़े माँ बाप के नाम पे है, तो क्या उनको घर से निकाल भी सकते हैं वो? बिल्कुल। ये जो एक्ट का मैंने जिक्र किया आपको, सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट, इसमें बेटा और उसकी बहू उनकी एविक्शन के ऑर्डर किए जा सकते हैं। ओके वेरी गुड। उनको घर से एविक्ट कर दिया जाएगा। ऑलराइट। और प्रोहिबिटरी ऑर्डर भी मिल जाएगा कि वो उस घर के 200, 300, 100 मीटर के दायरे में भी नजर ना आए। अच्छा ओके। तो क्या इसमें कोई कंडीशन भी होती है कि जो ये, क्योंकि मैं जैसे केसेस में देखता हूँ कि अगर ये हेरिडेटरी मतलब प्रॉपर्टी है, मतलब बाप दादा की प्रॉपर्टी है, तो उसमें से बेदखल नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। जो हेरिडेटरी प्रॉपर्टी जब तक बाप है तो वो अपने हेरिडेटरी प्रॉपर्टी जो मतलब पीछे से डिवॉल्व हुई है, हाँ जी वही, जो आज बाप है उनके बाप के नाम थी और उनको आ गई, हाँ जी तो वो अपने जीवन काल में उस प्रॉपर्टी के साथ जैसा चाहें उसको डील कर सकते हैं। ओके हाँ, अगर वो इंटरस्टेट गुजर जाए, इंटरस्टेट से मेरा मतलब है बिना विल किए, ओके, तो फिर वो प्रॉपर्टी उनके बच्चों पे डिवॉल्व करेगी। ओके। बट जब तक वो जिंदा है वो अपनी प्रॉपर्टी से कैसे भी वो करें तो उनके बच्चे उनको रोक नहीं सकते। ऑलराइट, ठीक है। चाहे वो भले ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आप हेरिडिटरी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहना चाह रहे हैं, हाँ जी जी, तो भले ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। ओके जी, ऑलराइट। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा आनंद भाई ये है कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में दादा दादी या नाना नानी को मिलने वाला कानूनी हक क्या होता है? मतलब क्या उनके क्या राइट्स है बच्चों के लिए? ऐसे लीगल राइट तो कुछ डिफाइन नहीं है दादा दादी नाना नानी के लिए, बट अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में जैसे कि अगर लड़का गुजर गया और बच्चा लड़की ले गई, तो ऐसे हालात में क्या करें? जी, तो अगर उनको वो विजिटेशन मांगे कोर्ट से, तो कोर्ट उनको विजिटेशन दे सकती है। ओके, हाँ, बट बहुत वेल डिफाइंड दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वेल डिफाइंड लॉ कस्टडी में कुछ है नहीं। ओके, ठीक है। बट वो सर्कमस्टेंशियल है। अगर सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि बच्चे की वेलफेयर और इंटरेस्ट में विजिटेशन एक देनी जरूरी है या देनी चाहिए, तो कोर्ट दे भी सकती है। अच्छा, आपने कोई प्रीनम एग्रीमेंट के बारे में सुना है? जो शादी से पहले जो समझौता होता है, वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कपल्स, प्रीनप जिसको बोलते हैं। हाँ,
तो वो क्या होता है, उसका क्या कानूनी मतलब तो मान्यता है उसकी? मतलब प्री नॉप्शियल एग्रीमेंट होता है। ओके। प्री नॉप्शियल मतलब जो शादी से पहले। हम्म। प्री नॉप्शियल मतलब शादी से पहले, कि शादी के बाद अगर आप सेपरेट हो गए हम्म। तो उसमें कैसे कैसे क्या होगा, आपके एसेट्स कैसे डिवाइड होंगे, हम्म। एलिमनी कैसे होगी, यस यस। तो अगर बीवी को आप तलाक देंगे तो बीवी को और क्या क्या देंगे। हम्म। तो ये सब प्री नप एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, इसका पूरा नाम प्री नप्शियल एग्रीमेंट है। ओके तो इसको प्री नप बोल देते हैं। ओके। ये यूरोप नॉर्थ अमेरिका में प्रिवेलेंट है, हमारे देश में लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। तो मतलब इसकी कोई खास, अगर कोई कर भी लेता है तो तो ये इसकी कोई, चैलेंज हो जाता है? तो ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। ओके। क्योंकि जो बाकी के लॉ जो हमने पहले बात किया 498 की, 125 की, वो सारे एप्लीकेबल होंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इंडिया में इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया का कानून इसको मान्यता नहीं देता। मान्यता नहीं देता। जी। ओके। ये एक बाहर का कॉन्सेप्ट है और ये अभी बाहर ही यूज होता है। ये क्वेश्चन आनंद भाई क्यों आया, क्योंकि मेरे पास कई जो केसेस आते हैं जो प्री मैट्रिमोनियल से रिलेटेड होते हैं, जैसे लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता है या लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती है, तो वो सोचते हैं कि हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं जिससे कि कल को हमें कानूनी फायदा मिल जाएगा और हमारे ऊपर कोई ऐसे बर्डन नहीं आएगा, और हम पहले से ये डिसाइड कर लेते हैं। तो मैं भी उनको कहता हूं कि मुझे नहीं लगता, जितना मैं थोड़ा बहुत जानकार हूं कानून का, बहुत ज्यादा तो जानकार नहीं हूं, जैसे आपसे मैंने पूछ ही लिया अभी, तो मैं उनको यही बताता हूं कि भाई इसका कोई कोई लीगल कोई इसकी वो नहीं है, एंथेटिसिटी नहीं है कि भाई लीगली एनफोर्सेबल इंडिया में नहीं है। इंडिया में नहीं है। आप भले ही कर लें बट उसको एनफोर्स नहीं करा सकते। तो दोस्तों, जैसे आपने आनंद भाई से भी सुना, क्योंकि ये सीनियर लॉयर हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं इस लॉ के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में, ऑफ कोर्स इनके पास भी ऐसी चीजें आती होंगी, और ये कनाडा में भी बहुत साल रहे हैं और ये ऐसे लॉ के बारे में, ऐसे एग्रीमेंट्स के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो अगर आप शादी करने जा रहे हो किसी के साथ, और अगर आप भी सोचते हो कि ऐसा कोई एग्रीमेंट करके आप जो शादी के बाद के कानून है, लॉ है, उनसे बच सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से सोचना समझना पड़ेगा। तो अनंत भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि अगर बीवी अपने बच्चे को लेके घर छोड़ देती है तो पति के पास कौन सा कानूनी हक है? गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट में वो कस्टडी का पिटीशन फाइल कर सकता है ओके। पत्नी के खिलाफ, बच्चे की Alright. कस्टडी वापस लेने के लिए। तो क्या हम ये समझे कि उसको फिर साबित करना पड़ेगा कि मैं बेटर हस्बैंड हूँ या बेटर फादर हूँ, तो बच्चे की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, जो हमने पहले कस्टडी के बारे में बिल्कुल, जिक्र उसको किया। ये साबित करना पड़ेगा कि बच्चे की वेलफेयर और बच्चे का इंटरेस्ट मेरे पास उसकी माँ से बेहतर है, मैं जी, प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, या बच्ची का वेलफेयर मैं उससे बेहतर देख सकता हूँ। तो वो कस्टडी फाइल करे और उसमें फिर इंटरिम विजिटेशन मांगे, क्योंकि कस्टडी तो डिसाइड होने में वक्त लगेगा, एविडेंस होगा, कौन बेहतर है, किसके पास रहेगा, नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, तो ओके। इसमें तो वक्त लगेगा, एविडेंस होगी, 1-1.5-2 साल का प्रोसेस लग जाएगा, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो बीच में वो विजिटेशन, इंटरिम विजिटेशन उसको मिल जाएगी अगर कस्टडी माँ अपने पास लेके पति की उससे जुरिस्डिक्शन से चली जाए या उसके घर से चली जाए, और वाइस वर्सा ऑल्सो। जी जी जी। अगर पति ले आए तो पत्नी भी कस्टडी का केस कर सकती है, ओके। दोनों भी कर सकते हैं। दोनों भी। बिल्कुल। ओके। अभी एक केस में मैंने देखा, दोनों ने, हालांकि कस्टडी जो है वो पति के पास थी, बट दोनों ने ही कस्टडी का केस कर दिया था। ओके। जी। ऑलराइट। अच्छा, मैं बहुत सारे केसेस में देखता हूँ कि हस्बैंड के पास या वाइफ के पास कुछ सबूत नहीं होता, लेकिन वो डिवोर्स का केस डालते हैं और पिटीशन में बहुत सारे एलिगेशन भी लगाते हैं, लेकिन सपोर्टिंग एविडेंस कोई होता नहीं उनके पास। ठीक है। और एक टर्म बहुत उभर के आती है जो हर ऑलमोस्ट हर पिटीशन में होती है, वो है मेंटल क्रूएलिटी, जिसको साबित किया नहीं जा सकता। मतलब बहुत हार्डली ऐसा होगा कि भाई साबित किया जा सकता हो। तो इसको आप कैसे देखते हो, मेंटल क्रूएलिटी को? तो मेंटल क्रुएल्टी जो है ना राहुल भाई, वो एक चेन ऑफ इवेंट्स है। मेंटल क्रुएल्टी एक सिंगल एक्ट नहीं है कि जिससे आप ये डिफाइन कर पाए कि इसके एक इस एक्ट से मुझे मेंटल क्रुएल्टी हो गई। एक तो मेंटल क्रुएल्टी होनी चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कोई ऐसा एक्ट जिससे आपको बहुत मानसिक पीड़ा या तनाव होता हो, कोई ऐसी चीज करने से आपका स्पाउस आपको रोक रहा है जो आपके लिए जरूरी है करनी,
जैसे अभी ये बहुत सारे आते रहते हैं न्यूज़पेपर में उदाहरण इसके, कि इस ग्राउंड पे मेंटल क्रुएल्टी में कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। और जैसे एक केस का मेरे को एक मेरे कोलीग ने बताया था, थोड़ी सी पुरानी बात है, कि उसने ये किया था कि वो वाइफ ने जब उसके दोस्त आए हुए थे पति के, तो वो डिनर बना के लाई और उसने वो सर्व किया, सब्जी मटर अच्छा। मटर पनीर कुछ इस तरह की सब्जी थी, तो उसने ऐसे फेंका टेबल पे, ओहो। तो वो एक मटर का दाना उछल के उसके पति के दोस्त की आंख में लग गया, ओहो। जिससे उसको इंजरी हो गई। तो इससे उसको मेंटल क्रुएल्टी हो गई और इस ग्राउंड पे डिवोर्स हो गया। वो तो फिजिकल क्रूरल्टी भी हो गई, मेंटल भी हो गई, हाँ, उसके मेंटल दोस्त तो को, हो ही गई, कि मेरे वो- दोस्त को बेइज्जत किया। हाँ हाँ हाँ, पति तो- को मेंटल क्रूरल्टी हो गई, लेकिन दोस्त को फिजिकल क्रूरल्टी जितनी भी हुई। जितनी तो ये मेंटल क्रुएल्टी जो है ना, ये चेन ऑफ इवेंट है, ये एक सिंगल एक्ट नहीं है। ओके ओके। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में क्या मेंटल क्रुएल्टी बनेगी। मतलब आई डोंट नो इफ आई शुड से इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म लाइक दिस, बट डिनायल ऑफ सेक्स टू ईदर स्पाउस इज आल्सो मेंटल क्रुएल्टी। तो अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है। मैरिटल रेप की बहुत बात होती है कोर्ट्स में, जी। और किसी ने मेरे ख्याल से पीएल भी डाली थी, बट आई थिंक उसकी वो पेंडिंग है या तो खारिज हो गई है। तो मैरिटल रेप तो एग्जिस्ट तो करते हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मेरी तो नहीं है। नहीं मतलब ऐसा होता है कि भाई वाइफ की इच्छा नहीं है लेकिन पति उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता ही है। फिल्मों में मैं मैंने इवन देखा है। नहीं, मेरे पास जितनी भी केसेस मतलब वाइफ्स लेके आती हैं, उसमें से काफी केसेस ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने मतलब जबरदस्ती की मेरे साथ, ऐसा वाइफ लेकिन कहती है। वाइफ कहती है, मतलब कहती अगर उसके साथ हुआ तभी तो कहती है ना। वो वैसे मेरे, क्योंकि देखिए आपके पास जो केस आते हैं एज अ लॉयर, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग आपसे झूठ बोल पाते होंगे, क्योंकि आपसे अगर सच नहीं बोलेंगे तो आप उनका केस कैसे लड़ोगे, उनको जस्टिस कैसे दिलाओगे, चाहे वो गलत है चाहे सही है, ठीक है। उसी तरीके से डिटेक्टिव के पास जब कोई लोग आते हैं तो मुझे लगता है 99% लोग सच ही बोलते हैं। थोड़ी बहुत ही बातें छुपा सकते हैं लेकिन काफी हद तक सच बोलते हैं, तभी तो हम उनका इलाज कर पाएंगे। वी आर लाइक जस्ट लाइक अ डॉक्टर। तो जैसे डॉक्टर इलाज करेगा, अगर डॉक्टर से झूठ बोला जाएगा तो वो इलाज कैसे करेगा, डिटेक्टिव डिटेक्शन कैसे करेगा अगर सही बात नहीं पता एज अ होगी। लॉयर हम तो ये मान के चलते हैं कि जो वो बता रहे हैं वो सच है। यस, हमको उसकी वेरिसिटी में ना हमें जाना होता ना हम जाते हैं। वो हम भी नहीं जाते, सही गलत तो डिसाइड करना अदालत का काम है, अदालत का काम है। सबूतों के या मद्देनजर। जैसा उन्होंने बोला उस तरीके से हम तो रिप्रेजेंट करेंगे उनको, जी। हम उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे आगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके के केसेस होते हैं, और कानून क्या कहता है इसमें? तो कानून ये कहता है कि रेप का चार्ज पति के ऊपर बीवी नहीं लगा सकती। जी। उसको वो एक सेक्शन है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उस सेक्शन में वो इम्यूनिटी है कि 376 का जो चार्ज है वो हस्बैंड के ऊपर नहीं लग सकता। ओके। अभी पीछे कुछ एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस फाइल हुई थी कि इस लॉ को दोबारा से री एग्जामिन हो, और ये आपकी बात सही है, ऐसा होता होगा, हो रहा है शायद। आप ज्यादा, क्योंकि आपके पास इस तरह के केस ज्यादा आते हैं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी आ रहे हैं कि इस लॉ को एग्जामिन करें इस पर्सपेक्टिव से कि ये जो अगर कंसेंट नहीं है बीवी की और हस्बैंड उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज करता है तो उसको रेप की कैटेगरी में लाया जाए। तो आई थिंक पीछे ये पिटीशन डिसमिस हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जैसे अपनी आपने बहुत पहले शुरुआती दौर में कहा कि 498 का कानून बहुत मिसयूज हुआ, हाँ। तो अगर ये हो गया तो ये बहुत तो rampantly misuse होगा ही होगा। ना तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन एंड देयर लव फॉर देयर हस्बैंड्स, कि 90% हस्बैंड्स के ऊपर उनकी बीवी रेप का चार्ज लगवा सकती है। अगर वो दहेज का लगा सकती है तो रेप का भी लगा सकती है। हाँ, तो ये मैं मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द वुमेन कह रहा हूँ, 100% एंड फॉर देयर लव फॉर देयर हस्बैंड्स। हम किसी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ नहीं है, बट ये कानून का इस्तेमाल गलत होना तय है और ये होगा, इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको इस परव्यू से बाहर रखा है। क्योंकि उन दोनों को पता है सच्चाई क्या है,
ठीक है, तीसरे को पता चल ही नहीं सकता। अब राहुल भाई बंद कमरों में क्या होता है क्या ये होता है, कौन देख कुछ सकता है? किसी ने कुछ नहीं देखा तो कैसे बिल्कुल। साबित होगा? तो ये साबित उसका हो नहीं उसका सकता। केस का कोई बनेगा ही नहीं कुछ भी। और मेरे ख्याल से इसीलिए मतलब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वो किया नहीं है, इसको इस पर्व्यू से बाहर रखा है परव्यू अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल, ठीक है। तो अनंत भाई, मेरा अगला क्वेश्चन है कि पति या पत्नी का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, पति या पत्नी कोई चैट देख लेते हैं या फोटो देख लेते हैं या कोई रिकॉर्डिंग उनको समझ आ जाती है, तो ये मतलब कोर्ट इसको किस तरीके से लेती है? अगर कोर्ट में ये इस तरीके की चैट या कोई रिकॉर्डिंग या मैसेज, फोटो इस तरीके की कोर्ट में प्रेजेंट होती है, तो ये एविडेंस आपको इसको एक जो डिजिटल एविडेंस को पेश करने का एक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसेस है 65 Evidence बी Act कुछ में। ऐसे कहते हैं, 65 वो पहले एविडेंस एक्ट था, अब वो उसका अलग हो गया कुछ नाम, वो एक्ट भी चेंज हो गया। कुछ क्या बोलते हैं उसको, 65B था उसमें, हाँ। एविडेंस एक्ट में। वो वो अब एक 62 सर्टिफिकेट BNS देना कुछ हो गया। पड़ता है भारतीय न्याय संहिता हो गई है वो अब। हम्म। तो वो भारतीय न्याय संहिता तो आईपीसी हो गई, नॉट भारतीय न्याय संहिता। तो एविडेंस एक्ट ही समझ लें आप, उसमें 65B का देना पड़ता था। तो इसमें क्या है कि इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी एविडेंस आपने जिस भी माध्यम से स्टोर की है, जिस भी चीज में कैप्चर की है, तो डिजिटल एविडेंस को प्रूव करने के लिए वो इक्विपमेंट का होना बहुत जरूरी है जिस चीज में आपने वो रिकॉर्ड करी है। अगर फोटो है तो कौन से कैमरे में फोटो खींची है, कॉल रिकॉर्ड करी है कौन से फोन में करी है, तो वो एविडेंस में ओरिजिनल सोर्स का पेश करना बहुत जरूरी है उसको प्रूव करने के लिए। तो अगर आप ऐसा कोई एविडेंस, आपको शक है अपने पति या पत्नी पे, और ऐसा कोई एविडेंस आप जुटा रहे हैं या आपके पास है, तो जिस माध्यम से या जिस इक्विपमेंट से आपने वो एविडेंस जुटाया है उसको प्रिजर्व करके रखें। दिस इज माय एडवाइस। ओके, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि अगर हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं तो क्या पत्नी को पति के जो पैतृक घर होता है उनका, उसमें रहने का हक मिलता है या हक है, उसको रह सकते हैं वो हक मांग सकती है उस घर में रहने का। ओके। लेकिन उसको मतलब कोर्ट जाना पड़ेगा। उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसको राइट टू मैट्रिमोनियल रेजिडेंस कुछ इस तरह से कहते हैं। मैट्रिमोनियल होम कहते हैं जिसको। मैट्रिमोनियल होम तो पूरा होम हो गया, पूरा होम। हाँ। वो डोमेस्टिक वायलेंस में एक वो मांग सकती है एक अकोमोडेशन। ओके। वो उसी मैट्रिमोनियल घर में भी हो सकता है, उससे अलग भी कोई हो सकता है। शी इज एंटाइटल टू अकोमोडेशन। आई विल नॉट से हाउस, बट शी इज एंटाइटल टू अकोमोडेशन एट द एक्सपेंस ऑफ द हस्बैंड। ओके जी, चलिए, अब हमारे सिर्फ 2 सवाल और हैं, वो हम फटाफट ले लेते हैं, जी। तो फिर एक गेम खेलेंगे आपके साथ हम। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं आप? गेम ही है? नहीं, गेम नहीं, अभी तो हम सीरियस लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब उसमें रैपिड फायर क्वेश्चन हम करेंगे। बहुत से लोग करते हैं, बड़ा मजा आता है सुन के हाँ या ना में जवाब देना, तो उसमें सामने वाला फंस जाता है बंदा, क्या मैं हाँ करूं या ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में हो कोई, तो कई बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट लेकिन क्योंकि फॉर्मेट ऐसा होता है तो उसको हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। पूछो सवाल। तो पहले 2 क्वेश्चन है मेरे। जी। एक तो है कि फैमिली कोर्ट में मीडिएशन कितना जरूरी होता है, तो क्या कोई इंसान, मेल या फीमेल पार्टनर, मना कर सकता है मीडिएशन के लिए अगर उनका सेपरेशन चल रहा है या कुछ है? मीडिएशन वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। ओके। तो मीडिएशन में आप और मीडिएशन में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं इनफॉर्मल होती हैं। ओके। तो मीडिएशन के दौरान जो भी बातें हुई या होती हैं, वो अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, एक स्टेज होती है प्री लिटिगेशन मीडिएशन। ओके। तो आप कोई भी केस शुरू करने से पहले भी मीडिएशन में जा सकते हैं। ओके। उसकी कुछ फीस निर्धारित है, आप वो फीस पे करें। ओके। और दिल्ली हाई कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर है, उसमें आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये सभी हाई कोर्ट्स में होता है जितने भी स्टेट है हमारे? दिल्ली हाई कोर्ट में तो है। ओके। हाँ, बाकी स्टेट्स का नहीं मुझे ज्ञान। ओके। बट दिल्ली हाई कोर्ट में है। और मीडिएशन वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो मना तो कर सकता है बंदा? अब बंदा जाने से भी मना कर सकता है, ना जाए।
लेकिन उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो भी उसका कोई प्रो कॉन नहीं है। ओके मीडिएशन एक प्रयास है, ओके अगर प्रयास सफल हो जाए तो वो लिटिगेशन खत्म हो जाती है शुरू होने से पहले ही, ओके और प्रयास सफल ना हो तो लिटिगेशन तो चल ही रही है। ओके ओके। तो मेरा आज का एक अंतिम सवाल है कि अगर कोई परिवार अपनी बहू को या कोई पति अपनी पत्नी को घर से निकाल दे तो उसके कानूनी राइट्स क्या हैं, उसको एकदम से क्या करना चाहिए? तो एकदम से जैसे अगर हाथ पकड़ के घर से निकाल दे रात को, ऐसी स्थिति में आप पूछ हाँ, रहे हैं? ऐसी कोई स्थिति मतलब दिन में रात में कभी भी, या दरवाजे बंद कर दें उसके दरवाजे ऊपर, मतलब वो सब्जी लेने गई है बाहर और या उसके दरवाजे बंद कर दें। दरवाजे बंद कर दें, उसको आने नहीं दिया या लॉक लगा के भाग जाएं। ऐसे भी होता है कई बार, मैं देखता हूँ कि कुछ केसेस में कि भाई जो लड़की है फीमेल पार्टनर है वो कहीं इधर उधर सहेली से मिलने या अपने ऑफिस गई या बाजार गई या कहीं गई तो देखा भाई वो तो है नहीं, अब चलो जी दरवाजा बंद करके, अब ताला थोड़ी तोड़ सकती है वो, ठीक है ना। तो मतलब उस सेंस में उस केस में जनरली उस महिला को क्या करना चाहिए? तो इमीडिएटली तो 112 पे कॉल कर सकती है, पुलिस आ जाएगी, पुलिस पीसीआर को बुला सकती है। ठीक है। और मतलब शुरुआत में तो यही होता है कि इमीडिएटली अगर तो कोई पुलिस इसमें उनकी सहायता कर सकती है उसको घर के अंदर रखने की? शुरू में पुलिस ही सहायता कर सकती है ओके जी। ऑलराइट तो सबसे पहले 112 में करें, और पहले तो सबसे पहले ये इंश्योर करें कि उसको एक सेफ अकोमोडेशन मिले रात को, अगर वो बाहर निकाल दी गई है तो, ओके या दिन में भी निकाल दी गई है तो सबसे पहले तो अपनी सेफ्टी के बारे में इंश्योर करे कि मैं कहाँ पे सेफ हूँ। 112 पे कॉल करके पुलिस के माध्यम से वापस अपने घर में आए, या अपने किसी रिश्तेदार के घर जा सकती हैं, जो भी मुनासिब हालात उस वक्त वो परमिट करें। उसको सबसे पहले अपनी सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए ठीक बात कि रात को अगर निकाल दिया, दरवाजे बंद कर दिए, तो वो कहाँ घूमेगी रात को। तो पुलिस की सहायता ले सकती है, और क्योंकि फिर बाद में सही गलत के लिए तो केस करना पड़ेगा, उसमें 2-3-5 दिन का वक्त लगेगा। तो इमीडिएट रिलीफ तो या तो पुलिस से ले सकती है या अपने फ्रेंड्स फैमिली से ले सकती हैं। ओके। बट किसी भी हाल में हो अपनी सेफ्टी को इंश्योर सबसे पहले करें। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उसको पूरा हक है उस घर में रहने का, बिल्कुल उसको ऐसे कोई निकाल नहीं सकता, अगर निकाल दिया तो उसका मतलब है कि उसने कानूनन जुर्म किया है, उसको वापस घर में लेना ही पड़ेगा, ऐसा मान सकते? जी जी, मान नहीं सकते, ऐसा ही है। ऑलराइट जी। तो आनंद भाई, आज हमने आपसे इस एपिसोड में बहुत सारे जो फैमिली लॉज के बारे में बात की। आई बिलीव कि जो मेरी ऑडियंस है जो इस एपिसोड को देखेगी उसको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मतलब परिस्थिति हो जिससे कि वो हमारा पॉडकास्ट सुन के थोड़ा उभर पाए, समझ पाए, अपने कानूनी हक जो है उनको याद कर पाए, उनका यूज़ कर पाए, या सही दिशा में एक फैसला सही दिशा में एक फैसला ले पाए। तो मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो आप तैयार हो हाँ या ना में करने? लेकिन शर्त ये है कि इसमें हाँ या ना करनी है आपको, ठीक है? ना भी कर सकते हो, हाँ भी कर सकते हो, आप अपने विवेक से, अपनी जो आपकी एक्सपर्टीज है पास कर सकते हो क्वेश्चन, नहीं पास मत करना, हाँ या ना में जवाब दे देना जी। तो पहला मेरा क्वेश्चन है, क्या सास अपनी बहू पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज कर सकती है? हाँ। चलो। क्या पति मेंटेनेंस देने से मना करे तो उसे तुरंत जेल भेजा जा सकता है? ना, तुरंत तो नहीं भेजा जा सकता। ठीक है। क्या पत्नी अपनी मर्जी से पति को उसके ही खरीदे हुए मकान से निकाल सकती है? नहीं। क्या शादी के बाद पति की कमाई पर पत्नी का बराबर हक बनता है? मेंटेनेंस का हक बनता है। ओके। क्या घरेलू झगड़े में पुलिस बिना वारंट पति को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है? अगर उसने फिजिकल हार्म इस कदर कर दिया वाइफ को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया तो कर सकती है। ओके। क्या बच्चे के नाम पर पति पत्नी एक दूसरे पर केस दर्ज कर सकते हैं? बच्चे के नाम पे किस चीज का केस? बच्चे के नाम पे, अगर बच्चे के मतलब कस्टडी का मामला हो तो कर सकते हैं। ओके। क्या पत्नी के बिना पति के बच्चे का स्कूल एडमिशन या पासपोर्ट बनाना संभव है? पत्नी के बिना को कैसे डिफाइन करेंगे? भाई पत्नी अपना घर छोड़ के चली गई, पति घर छोड़ के चला गया, या मतलब
पत्नी घर छोड़ के चली गई, बच्चा उसके पास है, तो उसने अब पासपोर्ट बनाना है, कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं। कोर्ट की परमिशन से कर सकते हैं। क्या विवाहित बेटी जीवित पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा तुरंत मांग सकती है? विवाहित बेटी हाँ, पिता की संपत्ति पिता की खुद अर्जित की हुई या पिता के पिता से पिता को मिली हुई? दोनों में बता दीजिए। तो पिता की जो खुद अर्जित संपत्ति है उसमें तो वो नहीं मांग सकती, ओके, बट अगर उसको अपना एंसेस्ट्रल जो उसके पिता जो उनके दादा से उनको मिली उसमें वो केस कर सकती है। ओके। क्या कोर्ट कभी पति पत्नी को जबरदस्ती साथ रहने का आदेश दे सकता है, जो हम डिस्कस कर रहे थे? जबरदस्ती नहीं, हिदायत दे सकता है, मशवरा दे सकता है। ओके, तो चलिए आनंद भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और हमने बहुत सारे फैमिली लॉज के बारे में बातचीत की। तो लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो ऑडियंस है उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं, फैमिली लॉ के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? संदेश तो मैं ये देना चाहता हूँ कि जितना हो कोशिश करें कि आपस के विवाद आपस में मिलकर निबट जाएं, इसको ईगो की लड़ाई ना बनाएं। अगर बहुत कुछ ऐसा है कि जो आप आपस में नहीं सुलझा पा रहे तो एल्डर्स की मदद ले लें, और कोर्ट को बिल्कुल लास्ट विकल्प के तौर पे यूज करें। इसको फर्स्ट ऑप्शन चूज ना करके कोर्ट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा। तो थैंक यू आनंद भाई। जैसे कि सीनियर लॉयर आनंद डबास जी ने हमें बहुत सारे कानून के बारे में बताया, और बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो हमें अभी तक पता नहीं थी। तो इस एपिसोड को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपको अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं बता पाते किसी भी वजह से, तो अगर ये ऐसा कोई एपिसोड उनके पास चला जाएगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव जानकारी उनके पास चली जाएगी, तो हो सकता है कि उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो सके, उनकी लाइफ में थोड़ी खुशी आ सके, या वो कोई अपना सही दिशा अपने लाइफ के बारे में ले सके, अपनी खास करके मैरिड लाइफ के बारे में। तो इसी तरीके के हम क्वेश्चंस ऐसे पॉडकास्ट में लेके आते रहेंगे। तो आप देखते रहिए द इन्वेस्टिगेशन रूम। थैंक यू। डिटेक्टिव गुरु के साथ आप करवा सकते हैं एक्यूरेट और फास्ट इन्वेस्टिगेशन हर तरह की प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अब्रॉड।